Dear students, welcome to the new lecture of elementary statistical methods. In the last lectures, we have covered section A ANOVA, and we start the section B, which is the chi-square distribution. तो उसी से रिलेटेड हमारा ये कुछ टॉपिक्स chi square के रह गए थे, जिसमें कंटीजेंसी टेबल हमारे पास, इसको आज हम इस लेक्चर में करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज कंटीजेंसी टेबल? कंटीजेंसी टेबल इज डिफाइंड एज अ टू वे table in which frequencies of various categories of two attributes are arranged in rows and column. लास्ट हमने जो chi square किया था उसमें हमारे पास x x वैल्यूज थी, उसके करस्पॉन्डिंग हम उसकी प्रोबेबिलिटीज निकालते थे. फिर उसकी रिस्पेक्ट से हम एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालते थे. ऑब्जर्व हमारे पास गिवन होती थी और एक्सपेक्टेड निकालते थे. अब इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास फ्रिक्वेंसीज होंगी और फ्रिक्वेंसीज अरेंज होंगी रोज एंड कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन की रिस्पेक्ट से. Let A is an attribute classified in R n overlapping categories and B is another attribute classified in C non-overlapping categories. Then the frequencies of all pairs of categories of the two attributes are arranged in the following contingency table. यानी इस तरह हमारे पास अब वैल्यूज होंगी, यानी इस तरह का हमारे पास डाटा होगा जिसमें हमारे पास कंडीशंस गिवन होंगी. एक रॉ भी होंगे जिसका रॉ का सम आप इस तरह निकाल देंगे, सबको ऐड करके, इन सबको ऐड करके आप इसका कॉलम का सम निकाल लेंगे. ठीक है, इन दोनों का रॉ का सम का टोटल ग्रैंड सम यहाँ रखेंगे, मार्जिनल सम जिसे कहते हैं, और यहाँ पर तो कॉलम का टोटल सम आ जाएगा. सही है, दोनों का सम इक्वल होना चाहिए. तब हमारे पास जितनी भी इसमें वैल्यूज होंगी वो ऑब्जर्व करेंगे. जो वो नजर आ रहा है O11 ये पहली ऑब्जर्व वैल्यू होगी कैटेगरी ए की. O2 सेकंड ऑब्जर्व वैल्यू फ्रीक्वेंसी होगी A1 कैटेगरी की. इस तरह ये सारी ऑब्जर्व होंगी, आपने एक्सपेक्टेड निकालनी होगी फ्रॉम द कंटीजेंसी टेबल. The cell frequencies Yj are for the observed frequencies. The rows and column totals are for the marginal totals. ये जो grand total है इसको marginal totals कहते हैं. The two attributes of a contingency table are said to be independent if the observed frequency of each cell is equal to the corresponding expected frequency computed by this. तो ये last time हमने जो chi square डिस्ट्रीब्यूशन में देखा था कि हमारे पास सम आ रहे थे दोनों के सेम, तो हम एक्सपेक्टेड हमें पता चल जाता था कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी जो हमने निकाली वो सही है. यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर है कि इंडिपेंडेंट है, अगर यानी कंटीजेंसी टेबल सही है, हमारे पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी जो होगी वो बराबर हो जाएगी आपके एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की. ठीक है, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा. इसमें जो फॉर्मूला एक्सपेक्टेड निकालने का, इसमें प्रोबेबिलिटी से नहीं निकलेंगे बल्कि इस फॉर्मूले से निकलेंगे. यानी रॉ का सम जो अभी आपने ओपन किया होगा ये वाला, सही है. अगर आपने पहले एक्सपेक्टेड निकालनी तो फर्स्ट रॉ का सम को मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट के कॉलम सम से डिवाइड कर देंगे ग्रैंड टोटल से. ठीक है, ये बारी बारी निकलेगा. अगर पहली फ्रीक्वेंसी आप निकाल लें तो रॉ का टोटल होगा, कॉलम का टोटल ग्रैंड टोटल हो जाएगा. ठीक है, तो आई जे का मतलब अगर आप 1 1 निकाल लें तो यह 1 1 1 1 आ जाएगा, ग्रैंड टोटल आ जाएगा. तो इस तरह हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी निकालेंगे हम इंस्टेड ऑफ प्रोबेबिलिटी. सही, प्रोबेबिलिटी के बजाय हम इसको इस फॉर्मूले से निकालेंगे फॉर द कंटीजेंसी टेबल. अब ये इंडिपेंडेंस है, ये नहीं है, इसको हम चेक करते हैं कि टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस कंटीजेंसी टेबल. द chi square टेस्ट फॉर इंडिपेंडेंस इज यूज्ड टू नो वेदर द टू एट्रीब्यूट्स ऑफ द कंटीजेंसी टेबल आर इंडिपेंडेंट. ये इंडिपेंडेंट होने चाहिए एक दूसरे से. अगर डिपेंडेंट है तो ये टेस्ट हमारा कंटीजेंसी टेस्ट है या जो chi square है फ्रॉम द कंटीजेंसी टेबल वो फेल हो जाता है. ठीक है, तो हम इसको इंडिपेंडेंट के लिए हम इसको chi square से रिस्पेक्ट. स्टेप्स वही हैं जो हमारे टेस्ट प्रोसीजर हमने लास्ट क्लास में किए थे, वही है. नल हाइपोथेसिस है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है. ये चेंज फार्मूला वही है, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड. लेकिन यहाँ वहाँ पर हमने एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी से निकाली थी, यहाँ हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे. वहाँ पर हमने जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकला था वो n-1 था. यहाँ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है रॉ -1 इंटू कॉलम -1. ठीक है, यहाँ भी हम क्वेश्चन करेंगे तो क्रिटिकल रीजन बनाएंगे, वोलेंटरी टेस्ट होगा. अगर रिजेक्शन रूल क्या होगा, अगर आपकी कैलकुलेटेड chi square की वैल्यू बढ़ जा रही तो रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज को एक्सेप्ट कर देंगे. सही है, कंक्लूजन बनाएंगे रिजेक्ट और डू नॉट एक्शन ऑन द बेसिस रिजेक्शन. सारा प्रोसेस वही है, बस इसमें जो कैलकुलेशन एक्सपेक्टेड की वो कंटीजेंसी टेबल की रिस्पेक्ट से है. ठीक है, एग्जांपल देखते हैं. Levels of job satisfaction and job categories of 800 employees of a large business organization are summarized in the following contingency table. ठीक है, यानी एक जॉब सेटिस्फेक्शन के उन्होंने डाटा अरेंज किया है 800 एम्प्लॉयज़ में से, कि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डाटा इन लोगों ने इस तरह किया हुआ है.
सही है। जॉब कैटेगरीज हैं हमारे पास, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाई मीडियम लो, ये कैटेगरीज हैं। रैंक कर लें आप, जैसे आपके होते हैं मैनेजर, उसके बाद डिप्टी मैनेजर, फिर वाइस होता है, वीसी होता है, वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, फिर इस तरह एवीपी होते हैं। इस तरह के जो जॉब कैटेगरीज हैं उस तरह के लेटर सपोज इन्होंने 1 2 3 4 कैटेगरीज बनाई है। सेटिस्फेक्शन की वैल्यूज यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब अगर आप इस डाटा को आप पिछले काय स्क्वायर के डाटा से चेंज कंपेयर करेंगे तो वहाँ पर एक एक्स होता था, यानी एक ऑब्जर्व वैल्यू होती थी किसी भी डाटा की, और उसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालते थे। अब यहाँ पर मसला है, यहाँ पर एक ऑब्जर्व नहीं है बल्कि एक कैटेगरी हाई की है, इसकी एक्स की वैल्यू है, मीडियम की एक्स की वैल्यू है, लो की, यानी इसको कैटेगराइज किया है। तो जब डाटा आपका कैटेगराइज होगा तो आप इसको कंटीजेंसी टेबल सॉल्व करेंगे, ठीक है। Test at 0.05 level of significance that the level of satisfaction is independent for the job categories. अल्फा आपके पास गिवन है, सही। स्टार्ट करते हैं नल हाइपोथेसिस से। क्या चेक करने का लेवल सेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट है या नहीं, तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ जॉब कैटेगरी, हमारा एच नॉट होगा, और एच ए क्या बनेगा, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉट इंडिपेंडेंट फॉर जॉब कैटेगरी, सही है। इसका अपोजिट अल्टरनेटिव आपने बनाना होगा खुद। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है, वही काय स्क्वायर का फॉर्मूला, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर एक्सपेक्टेड, डिग्री फ्रीडम मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, r -1 इंटू कॉलम -1। अब ये पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे r कितनी, रॉस कितनी है, एक रॉ है, दूसरी रो 3 रो है, और 1 2 3 4 कॉलम है, ठीक है। तो रॉ में 3 -1 और 4 -1 करके डिग्री ऑफ फ्रीडम में निकाल लेंगे आप, ठीक है। फिर आप इनका रॉ कॉलम और रॉ का सम और कॉलम को डिवाइड बाय ग्रैंड टोटल करेंगे, ठीक है। तो आपने इस डाटा को अब आपने अपने कंटीजेंसी टेबल के रिस्पेक्ट से बनाना होगा, इस तरीके से बनाना कुछ इस तरह के आपका डाटा वही होगा, बस इस एक कैटेगरी में ऊपर वाली ऑब्जर्व की नीचे वाली एक्सपेक्टेड जो आप कैलकुलेट करेंगे ऊपर वाले फॉर्मूले से, ठीक है। इसी तरह ये ऊपर वाली ऑब्जर्व है सारी, ये देखिए 46 54 ये सारी ऑब्जर्व है, ठीक है। इसी में आपने अपना इस फॉर्मूले से, इस वाले फॉर्मूले से एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे, ठीक है। आप जब एक्सपेक्टेड निकाल लेंगे, चौथी को आप ग्रैंड टोटल से माइनस करके निकाल लेंगे, यानी अगर आप 46 54 60 41 को ऐड करते हैं तो 201 आना चाहिए। इसी तरह राउंड करके देखिए, ये पॉइंट्स में आएंगे, इनको आपने राउंड करना है, तो ये कैलकुलेटर को राउंड 0 पे कर दिएगा, फिर फिक्स को 0 पे या फिक्स को 1 पे कर देंगे तो ये राउंड हो, फिक्स 0 पे करते हैं तो राउंड हो जाएगा। तो 53 47 53 40 इसको ऐड करेंगे तब भी वो 201 ही आना चाहिए, ठीक है। होता यह है कि लास्ट जो वैल्यू होती है उसको हम किस तरीके से करते हैं, यानी इन सब 201 में से इन सबको ऐड करते हैं तो 4 आपको जितने पॉइंट्स में जो वैल्यू चाहिए तो वह एग्जैक्टली आ जाती है, ठीक है। इसी तरह सारा ग्रैंड टोटल आ जाएगा, ये आपका रॉ टोटल आ जाएगा, यानी एक्सपेक्टेड का सम और इसका सम सेम होना चाहिए तो ये आपका इंडिपेंडेंट होगा, सही चल रहा है, सही सवाल। अब जैसे ये निकालते हैं R1 है, एक यहाँ देख लेते हैं, ये रॉ 1 कितना आपका 201 है, कॉलम 1 कितना है 211 है, ठीक है। टोटल ग्रैंड कितना था 800, यही ऊपर था, सही है। ऑब्जर्व का रॉ का सम निकाल लिया, इसका सम निकाल लिया, ठीक है। अभी एक्सपेक्टेड तो हम लिखे नहीं, यहाँ तो हम लिखा हुआ है, तो हम इस 53 को कैसे लिखें वो बता रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पॉइंट्स में अगर इसको राउंड कर देंगे 53, ये 53 उठेगा और यहाँ चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह फिर सेकंड निकलेंगे, थर्ड निकलेंगे, सारे ये देख लें, ये आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लिया, ठीक है। अच्छा, ये R1 इनको कॉलम 2 चाहिए, तो अभी पहली रो के लिए करें तो रॉ वो रहेगा, कॉलम चेंज हो जाएगा, तो 201 यानी हम यहाँ डालना है, इसके लिए कर रहे हैं 47 के, तो रॉ तो वही है, रॉ 1 ही है, लेकिन कॉलम अब चेंज हो गया, तो 201 को 187 से करेंगे, डिवाइड बाई 800 कर देंगे, तो राउंड करके 47 आ रहा है, ठीक है। इस तरह से 3 तक निकाला हुआ है। तो अब इसका जब आप फोर्थ निकालेंगे, फोर्थ कैसे निकालेंगे, जो टोटल होगा रॉ का जो टोटल होगा उसको माइनस कर देंगे, जो आपने 3 फ्रीक्वेंसीज ऊपर निकालेंगे, तो आपके पास एग्जैक्टली वो वैल्यू आ जाएगी, उसका राउंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। तो लास्ट वाली वैल्यू आप हमेशा इस तरह निकालेंगे, रॉ के सम में से माइनस कर देंगे जो अपनी पिछली शुरू की जो 3 वैल्यूज निकाली होंगी, 3 एक्सपेक्टेड निकाली होंगी, ठीक है, राउंड करके चौथी वैल्यू का आप एग्जैक्ट इक्वल के बराबर लेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है। ये सारी कैलकुलेशन आप करने के बाद अपना ये वैल्यूज निकालने की यहाँ पर रख देंगे, पहले ये टेबल बनेंगे ये वाला, सही है। मैं चेक कर लूंगा कि इनका सम और ऊपर वाले का सम दोनों सेम आ रहे हैं हमारे, ठीक है। फिर आप एक उसको कॉलम बनाएंगे, यानी आपने काय स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपको वही कॉलम है जो हमने लास्ट क्लास में किया, तो ऑब्जर्व आ गई आपके पास, एक्सपेक्टेड आ गई, सब्ट्रैक्शन करेंगे, स्क्वायर करेंगे, डिवाइड करेंगे और उसका सम ले लेंगे,
ये आपके पास आ जाएगी का स्क्वायर की वैल्यू। अब ये देखें दोनों का सम इक्वल आ रहा है, एक्सपेक्टेड का भी और ऑब्जर्व का भी, दोनों का सम सेम। ठीक है, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है? कैलकुलेटेड वैल्यू आपने निकाली है 9.569। क्रिटिकल रीजन कितना था भाई? क्रिटिकल रीजन था 0.05। आपने अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकाला है? देख लीजिए, सही है, निकाला ये, यानी 3 रॉ थी 4 कॉलम थे, 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब का स्क्वायर टेबल में आपने देखना है 0.05 की वैल्यू विथ 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम वही 12.592। रिजेक्शन रूल देखते हैं क्या है। रिजेक्शन रूल हमारे कैलकुलेटेड वैल्यू है 9.5, टेबलेटिव वैल्यू 12, यानी ये हमारे पास ग्रेटर नहीं है, तो इसका मतलब एच नॉट को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते और कंक्लूड करेंगे जो लेवल ऑफ जॉब सर्टिफिकेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ जॉब कैटेगरी। सही है, तो हम इसको ग्रेटर नहीं है हमारे पास ये, तो हम इसको रिजेक्ट नहीं कर सकते बल्कि एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अच्छी तरह कर लें। सही, इसी तरह का कोई डाटा आएगा आपके पास तो आपने इसको अरेंज करना होगा। नेक्स्ट हमारे पास येट्स करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ये भी एक करेक्शन ऑफ कंटिन्यूटी होती है, यानी इसमें बस होता है कि अगर ऑब्जर्व वैल्यू आपकी 5 से लेस देन आ जाए तो फिर उसके लिए अगर उसमें आपको फिर क्या करना है, एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर आपकी 5 से कम आ जाए तो उसमें आपको फिर ये करेक्शन करनी पड़ती है, हम कहते हैं येट्स करेक्शन फॉर कंटिन्यूटी। ठीक है, जिस तरह हमने क्लास में एक पूल का किया था सॉल्व क्वेश्चन, जिसमें एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज का था, दोनों को मर्ज कर दिया था, इसी तरह यहाँ पर भी एक कंडीशन है। इफ एनी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन 5, अगर 5 से एक्सपेक्टेड कम आ रही है कंटीजेंसी टेबल में, इस टेबल में इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये पिछले वाले को इससे कंपेयर में मर्ज मत कर दिएगा, वो प्रोबेबिलिटी से सारा काम था, ये कंटीजेंसी टेबल का। अगर कंटीजेंसी टेबल में आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी लेस देन 5 है, सही, तो it cannot be pulled into the larger one. For such a situation, the chi-square approximation can be employed using the following formula given by the Yates in 1934. कुछ भी नहीं करना, वही फॉर्मूला देखें, ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड डिवाइड बाय होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आपने इसको हाफ से माइनस करना है। ठीक है, तो ये करेक्शन होती है, कंटिन्यूटी करेक्शन होती है अगर आपकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कंटीजेंसी टेबल में लेस देन 5 आ जाए। तो एक काम अपने पास फॉर्मूला चेंज करना होगा, माइनस हाफ कराना होगा, बाकी सारा काम वही है। एग्जाम्पल में आते हैं, द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन रैंडम सैंपल्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ द डे शिफ्ट एंड द नाइट शिफ्ट वर समराइज इन द फॉलोइंग 2x2 कंटीजेंसी टेबल। सही है, तो नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट में हमारे पास डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव की हमारी 2 कैटेगरीज हैं, तो कंटीजेंसी में कैटेगराइज वाइज आपके पास टेबल आएगा, डाटा आएगा। सही है, डाटा हमारे पास गिवन है, टेस्ट द इंडिपेंडेंस बिटवीन द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव्स एंड द शिफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन, यूज अल्फा 0.05। ठीक है, एच नॉट वही ले लेते हैं हम, डिफेक्टिव आइटम्स इंडिपेंडेंट फॉर शिफ्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्फा हमारे पास गिवन है 0.05, स्टेप्स वही हैं सारे। सही, फिर यहाँ पर गिवन है सम किया 50 × 8 डिवाइड बाय 100 कर देंगे आप। सही है, या 50 × 100 करेंगे 4 आ जाएगा। इस तरह बाकी अब सारी वैल्यूज ये निकाल देंगे, सारा काम एक्सपेक्टेड का वैसे ही है। बस यहाँ पर जो टेबल आप बनाएंगे उसमें ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड के कॉलम को आपने -½ से करा के सॉल्व करना है। यहाँ पर एक -½ का इजाफा आ गया। ठीक है, दोनों का एक्सपेक्टेड ऑब्जर्व का सम 100 आएगा। बस आपने इसकी जो ये वैल्यू है, ये जो 3 है ऑब्जर्व, ये 5 से लेस देन थी, सही ऑब्जर्व वैल्यू। सही है, और यहाँ पर ये एक्सपेक्टेड वैल्यू भी आपकी कम आ रही है। ठीक है, ये 5 से कम आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यूज भी, तो इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी अगर आपकी लेस देन 5 है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, तो फिर आपको इसकी येट्स करेक्शन से सॉल्व करना होगा। पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये देख लें, पिछले क्वेश्चन में कोई भी आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज थी, ये सारी एक्सपेक्टेड, इसमें कोई भी 5 से कम नहीं थी। ठीक है, इसमें कंडीशन ये अगर 5 से कम आ जाएगा तो आपने येट्स करेक्शन से करना है, बस इसको इस फॉर्मूले में आपने -½ से करके सॉल्व करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, आपकी का स्क्वायर वैल्यू होगी 0.135। सही है, अल्फा आपके पास गिवन था, ये रॉस कितनी थी, रॉस 2 ही थी। देख दोबारा दिखा देता हूँ, 2 रॉस थी, 2 कॉलम थे। सही है, तो 2 - 1 × 2 - 1 ये आपके पास सेम ही आएगा, 1 ही आएगा। तो टेबल से हम निकाल लेते वैल्यू, तो आ रही है 3.841। सही है, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू बढ़ी नहीं है तो हम इसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। सो का स्क्वायर डज नॉट एक्सीड टेबलेटेड, एच नॉट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, हेंस डिफेक्टेड आइटम्स एंड शिफ्ट आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो ये हमारा सेक्शन भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें ये इसको आप अच्छी तरह कर लें। का स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का एक पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक क्वेश्चन आता है जिसमें प्रोबेबिलिटी से भी करना पड़ जाता है, और ये कंटीजेंसी टेबल भी आती है। सही है, तो इसको आप अच्छी तरह कर लें। तो सेक्शन ए हमारा अनोवा का था और सेक्शन बी हमारा का स्क्वायर का था, जो हमारा आज इस लेक्चर में ख़त्म हो गया।
तो ये हमारा इस वीक में आप इन दो जो लेक्चर थे उनको मैंने एक में कवर कर दिया इसमें। तो आप इसको अच्छी तरह कर लें। इससे रिलेटेड जो मैं कोई भी एक्सरसाइज, जो भी सॉल्व एग्जाम्पल्स या कोई भी क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूँ, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। 4 सेक्शन हमारे, सेक्शन ए बी सी डी, जिसमें हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 2 सेक्शन ए एनोवा का कंप्लीट, वो हमने डिटेल क्लास में किया था फिजिकल क्लासेस में। और ये हमारा सेक्शन बी हमारा आधा वहाँ फिजिकल में हो गया था कायस पर, और आधा हमारा हमने इस ऑनलाइन लेक्चर में कंप्लीट कर लिया। तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन सी से स्टार्ट करेंगे। तो अब अपने लेक्चर्स आप लोग बना लें, ये जो जैसे आप कॉपीज अपने लेक्चर आते हैं, क्योंकि इस बार मैं आप लोगों से आपकी जो लेक्चर कॉपीज़ हैं वो भी कलेक्ट करूँगा। सही है, वो भी किसी भी दिन अगर फिजिकल हम अलाउ होगा तो उसी दिन मंगा लेंगे, या फिर ये आपसे किसी भी टाइम पे मंगवा ली जाएंगी कॉपीज़। तो ये ना करें कि आप बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे, तो ये लेक्चर आपने एज इट इज़ कॉपी करना है अपने, एज इट इज़ आपको नोट डाउन करना जैसे आप फिजिकल क्लासेज में करते हैं। ठीक है, और इस बार इस पेपर में पूरा इंक्लूड होगा फिजिकल एंड ऑनलाइन बोथ, जो मैटर्स होगा वो पूरा मटेरियल होगा वो इंक्लूड होगा। तो लास्ट जो हम रिलैक्स मिल गई थी आप लोग को, और शायद इस बार ना मिल सके, तो इसलिए सीरियस हो जाए। टाइम कम है, दिसंबर स्टार्ट हो गया, 15 जनवरी तक ऑलमोस्ट क्लासेस हो जाएंगी, फिर पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शन सी स्टार्ट करेंगे। तब